हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम करेंगे बी फार्मा 5th सेमेस्टर का 2019 और 20 वाला पेपर 2019 और 20 वाला पेपर फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री का। ठीक, इसके हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बन चुके हैं। एक सेक्शन ए के जितने क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे बन गए हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन यानी कि ए क्वेश्चन एंड बी क्वेश्चन वो दोनों भी फिनिश हो चुके हैं। तो 3 टोटल वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना चैनल पे, और मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब आज हम करेंगे सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन है, आज हम करेंगे ये। और सी क्वेश्चन जो था ये 2019-20 वाले पेपर में आया था, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मेंथॉल। ये जो मेंथॉल होता है इसका आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बायोलॉजिकल सोर्स लिखेंगे सबसे पहले। जैसे कि मैं कल बता रही थी कि आपको अगर पूछा भी नहीं जाएगा आपको बायोलॉजिकल सोर्स तब भी लिखना है, क्योंकि कॉग्नोसी के अंदर बायोलॉजिकल सोर्स लिखना ही लिखना होता है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है मेंथॉल का, वो होता है, ये हमें प्लांट से मिलता है। और प्लांट के भी लीव्स यूज करते हैं हम। और किसकी लीव्स यूज करते हैं? मैंथा पाइपरेटा की। और इसकी फैमिली होती है लेबिटी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ये मोनोटर्पीन एल्कोहल होता है। मोनोटर्पीन का मतलब क्या हो गया? C10 होते हैं इसके अंदर, और ये टर्पेनॉइड कैटेगरी का होता है। और टर्पेनॉइड कैटेगरी में भी मोनोटर्पीन हम बोलते हैं C10 वाले कंपाउंड्स को। तो ये C10 वाला कंपाउंड होता है। और अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें OH ग्रुप होता है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं अल्कोहल। ठीक, अगर आप इतनी चीज नहीं भी लिखेंगे बायोलॉजिकल सोर्स में, आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैंथा पाइपरेटा बिलोंगिंग टू फैमिली लेबिटी, तो भी ठीक है, तो भी कोई चक्कर नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके आइसोलेशन पे। तो जो मेंथॉल होता है उसका आइसोलेशन हम बेसिकली 2 तरह से करते हैं। एक होता है हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड और एक होता है स्टीम डिस्टिलेशन। अगर आप एक मेथड भी लिख के आएंगे तो भी कोई चक्कर नहीं है, पर दोनों मेथड, क्योंकि थोड़े से ही बाद 1-2 स्टेप के बाद में दोनों ही मेथड सेम होते हैं, तो मैं चाहूंगी आप दोनों मेथड याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब फर्स्ट मेथड करते हैं हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड। तो देखो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर होता है हाइड्रो का मतलब। ठीक, तो आपको यहाँ पर यही ही याद रखना है इसका, कि इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो हमें वाटर के साथ निकालना है। ठीक है, हाइड्रो डिस्टिलेशन के अंदर। जबकि यहाँ पर लिख रहा है स्टीम डिस्टिलेशन, तो इसका हम किसके अंदर निकालेंगे? स्टीम के अंदर। और ये जो स्टीम है, ये जो वेपर है, ये वेपर किसकी बनवाएंगे? तो बनवाएंगे अल्टीमेटली वाटर की ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों जगह हो तो वाटर ही यूज रहा है, बस यहाँ पर वाटर लिक्विड की फॉर्म में यूज हो रहा है और यहाँ पर वाटर वेपर की फॉर्म में यूज हो रहा है। इतना डिफरेंस है दोनों में। तो चलिए अब फर्स्ट जो मेथड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जो भी मेंथा की लीव्स हैं उनका बना लेना है पाउडर, उनको अच्छे से क्रश कर लेना है। और इसके बाद में हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है वाटर के साथ, क्योंकि ये हाइड्रो डिस्टिलेशन है तो किसके साथ करेंगे? वाटर के साथ ही यूज करेंगे, क्लेवेंजर एपरेटस को यूज करके। अब ये क्लेवेंजर एपरेटस क्या होता है? तो ये ऐसे करके राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, और यहाँ पर ना ये ऐसे करके होता है कंडेंसर अटैच, और यहाँ पर ये होता है हमारा कलेक्टर। ठीक है, तो ये क्लेवेंजर एपरेटस में ना ये जो कंडेंसर होता है ये थोड़ा इस टाइप का होता है, तो इसी को ही हम बोलते हैं क्लेवेंजर एपरेटस। थोड़े और मॉडिफिकेशंस होते हैं, मैं आपको एक इजी फॉर्म में बता रही हूँ कि ऐसे करके होता है वैसे, और ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, पर मैं आपको इजी फॉर्म में बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया क्लेवेंजर एपरेटस। अब हमें करना क्या है? देखिए, यहाँ पर डाल लेनी है सबसे पहले मेंथा की लीव्स। तो हम ग्रीन ग्रीन बना लेते हैं मेंथा की लीव्स। ये हमने डाल दी इसके अंदर लीव्स डालने के बाद में इसके अंदर क्या डालना है? हमें डालना है पानी। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया है पानी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रो डिस्टिलेशन है तो पानी डालेंगे। अब क्या होगा? अब हम इसको नीचे से प्रोवाइड करवा देते हैं हीट। तो ये हमने इसको नीचे से प्रोवाइड करवा दिया हीट। जैसे ही हम यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो भी मेंथा के अंदर जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो वाटर के साथ मिलेंगे, और ये क्योंकि हीट की वजह से ये इवेपोरेट होंगे। इवेपोरेट होके ये कहाँ आएंगे? यहाँ कंडेंसर के पास आएंगे, और कंडेंसर से ये कंडेंस होके वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और वो ड्रॉप्स धीरे धीरे कहाँ पर गिरती रहेंगी? तो ये ड्रॉप्स धीरे धीरे गिरती रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, ये आ गए ड्रॉप्स।
अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक बारी। देखो एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, उसके बाद में जो वॉलेटाइल ऑयल लेयर है उसको सेपरेट कर लेंगे। अच्छा अभी यहाँ पे हम बता देते हैं थोड़ा सा कि एक्सट्रैक्शन होएगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे ये वेपर्स आके गिर जाएंगी, और जब जैसे ही ये ठंडी होंगी तो ठंडा होने पे क्या होगा, इसके अंदर दो चीजें हैं ना, एक तो मेंथा का ऑयल है, तो मेंथा ऑयल कैसा होगा, वॉलेटाइल ऑयल होगा, और एक होगा इसके अंदर वाटर। दो चीजें होंगी ना इसके अंदर, एक तो वॉलेटाइल ऑयल होगा और सेकेंड चीज होगी इसके अंदर तो एक तो इसके अंदर क्या होगा, वॉलेटाइल ऑयल, और सेकेंड चीज इसके अंदर क्या होगी, वाटर होगी। तो जब तक ये गर्म है, जब तक ये वाला जो इसके अंदर हमने कलेक्ट किया है, जब तक ये गर्म है तब तक तो ये दोनों मिक्स ही रहेंगे, हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद ही एक बन जाएगी वाटर की लेयर और एक बन जाएगी ये वाली वॉलेटाइल ऑयल की लेयर। इन दोनों लेयर को हम कर लेते हैं सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं से ही दिया हुआ है कि जब भी एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी जब ये ठंडा हो जाएगा आराम से एक्सट्रैक्ट होने के बाद, तो जो वॉलेटाइल ऑयल की लेयर है, यानी जो ऊपर वाली लेयर है, इसको कर लेंगे सेपरेट वाटर लेयर से, यानी कि नीचे वाले लेयर से, और इसको कूल कर लेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर द कूलिंग, और जैसे ही ये बहुत अच्छे से कूल हो जाएगा तो जो मेंथॉल के क्रिस्टल हैं वो बन जाएंगे इसके अंदर। जैसे ये वॉलेटाइल ऑयल वाला लेयर हमने ले लिया, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था ये वॉलेटाइल ऑयल। जब भी हम इसको और अच्छे से ठंडा करेंगे, और ज्यादा ठंडा करेंगे, तो इसके अंदर बन जाएंगे क्रिस्टल्स। किसके क्रिस्टल बन जाएंगे, तो ऐसे ऐसे इसके अंदर क्रिस्टल बन जाएंगे मेंथॉल के, ठीक। तो उनको हम ये क्रिस्टल्स को कर लेंगे हम सेपरेट, और जो क्रिस्टल्स हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे सेंट्रीफुगेशन मेथड से, ठीक है। सेंट्रीफुगेशन में डाल देंगे इसको, उसके बाद में कर लेंगे इसको कलेक्ट। ये जो क्रिस्टल हैं इनको फिर से अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन करवाना चाह रहे हैं तो इनका रिक्रिस्टलाइजेशन करवा सकते हैं, और ज्यादा प्योर करने के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे एसीटोन को यूज करके। अगर हम फर्दर प्योरिफिकेशन चाहते हैं, मतलब और ज्यादा प्योरिफाइड फॉर्म में चाहते हैं तो ये तो हो गया सिंपली क्या, ये हो गया सिंपली हाइड्रो डिस्टिलेशन। अब इसके बाद में स्टीम डिस्टिलेशन में देखिए बहुत थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज्यादा कुछ याद करने की ना जरूरत है ही नहीं। बस आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, ये स्टीम डिस्टिलेशन है ना, तो आपको यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी, आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी स्टीम, ठीक है। और स्टीम को आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा इसके अंदर, बीकर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, चलो दोबारा से बना लेते हैं इसको, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे होंगे सबसे पहले तो होल, ठीक है। तो ये हमने बना लिए होल, और इसके बाद में इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक कंटेनर रखेंगे जिस कंटेनर के अंदर होगा पानी, ठीक है। यहाँ पे हमने भर दिया पानी अच्छे तरीके से। अब क्या होगा, हम इस पानी के नीचे लगाएंगे जो भी हमें हीटिंग वाला चीज लगानी पड़ेगी वो। तो जैसे ही हमने ये हीटिंग करने के लिए यहाँ पे कोई चीज लगाई, तो ये हीटिंग वाटर को करेगी हीट, यानी वाटर को करेगी गरम। जैसे ही वाटर गरम होगा, यहाँ से वेपर्स उठेंगे, और ये वेपर्स कहाँ जाएंगे, ये वेपर्स जाएंगे इस RBF के पास। अब ये वेपर उठ के जा रहे हैं, और ये जो होल्स हैं यहाँ पे, इन होल्स के थ्रू हमने जो यहाँ पर लीव्स रखी हुई थी ना मेंथा की, यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन में केवल लीफ रखेंगे, वाटर नहीं रखेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन है, यहाँ पे वाटर यूज ही नहीं होगा, तो यहाँ पर हमने सिर्फ लीव्स रखी हैं। और लीव्स जो है उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर ये जो पानी है, जब इसको हीट मिलेगी पानी को, तो ये हीट की वजह से वेपराइज होगा, और जो वेपर होंगे इस पानी के, यानी जो भाप होगी पानी की, वो इन होल्स के थ्रू जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये होल के थ्रू चली गई ऐसे अंदर वेपर, और अब जो वेपर है ना वो एक्सट्रैक्शन करेगी हमारे मेंथा लीव्स का, और जो वेपर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट आउट करके मेंथा ऑयल को, और वेपर्स कहाँ चली जाएंगी, वही है फिर सेम प्रोसीजर। ये जो वेपर्स हैं ये आ जाएंगी कंडेंसर में बन जाएंगी ड्रॉप, और ड्रॉप फिर कहाँ पे गिर जाएंगी, इस कलेक्टर में। सेम वैसे ही थोड़ी देर तक इसको ठंडा होने देंगे, तो दोनों लेयर अलग अलग हो जाएंगे, वॉलेटाइल ऑयल का और वाटर का, क्योंकि ये वेपर्स जो है ये कंडेंस होके वाटर ही तो बना लेंगे। तो यहाँ पर वाटर वाला लेयर अलग हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद दोनों को अलग अलग कर लेंगे। फिर वही सेम प्रोसीजर है जो हम उसमें करते थे। तो देखिए अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है। तो देखिए इस मेथड में हम एयर ड्राइड कोर्स पाउडर लेते हैं मेंथा लीव्स का। तो हमने कोर्स पाउडर लिया मेंथा लीव्स का, उसको डाल दिया इसके अंदर,
ठीक, वेसल के अंदर। और इस वेसल के अंदर क्या होता है, परफोरेटेड बॉटम होता है। परफोरेटेड बॉटम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर होल्स बने हुए होते हैं। ये जो अभी मैं आपको होल्स बता रही थी, ये होल्स बने होते हैं यहाँ पर। तो ये देखो, ये होल्स की बात हो रही है, ये होल्स बने हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद में जो स्टीम है वो जनरेट होती है हेल्प ऑफ बॉयलर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बॉयलर, ठीक है। और यहाँ पर बॉयलर की हेल्प से वो जो है स्टीम जनरेट हो जाएगी, यानी ये पानी जो है गर्म होगा और इसमें से क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे, जो कि पास होंगे परफोरेटेड बॉटम के थ्रू ड्रग के अंदर। तो यहाँ से ही जाएंगे, ये होल्स के थ्रू जाएंगे इसके हमारे ड्रग के पास, ठीक है। तो जो स्टीम है वो एक्सट्रैक्ट कर देगी वोलेटाइल ऑयल को मेंथा के, जो मैं अभी बता रही थी कि ये वेपर्स है, जैसे यहाँ पे आएगी तो जो भी मेंथा के लीव्स हैं या जो भी मेंथा का पाउडर है वहां से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेगी और कहाँ जाएगी, कंडेंसर के पास जाएगी, ठीक है। तो जो एक्सट्रैक्ट है उसमें क्या क्या होगा, दो चीजें होंगी, अभी पीछे हम डिस्कस कर ही चुके थे, वाटर होगा और वोलेटाइल ऑयल होगा। ये दोनों ही पास होंगे कंडेंसर के थ्रू और जो वेपर्स है वो कूल हो जाएंगी और दोबारा से किस फॉर्म में आ जाएंगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी कलेक्टर के अंदर। और ये जो दो लेयर हैं, ये वाटर लेयर जो है उसको डिकेंट कर देंगे। डिकेंट का मतलब क्या होता है, फेंक देना, ठीक है। डिस्कार्ड या डिकेंट का मतलब होता है फेंक देना, तो उसको हम डिकेंट कर देंगे। और जो वोलेटाइल ऑयल वाला लेयर है उसको हम रख लेंगे, क्योंकि मेंथॉल इसी के अंदर ही तो होगा, वोलेटाइल ऑयल होता है मेंथॉल, ठीक। इसके बाद में ये जो वोलेटाइल ऑयल वाला लेयर है इसको हम कूल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं कूल, पहले की तरह ही क्रिस्टल बनाने के लिए। जैसे ही कूल हो जाते हैं तो क्रिस्टल बन जाते हैं मेंथॉल के। अगर हम इसको दोबारा से भी और ज्यादा और इनको सेपरेट कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से, और अगर हम इनको और ज्यादा प्यूरिफाई बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे एसीटोन के थ्रू। तो वही सेम प्रोसीजर है बाद का जो पहले वाला था, वाटर डिस्टिलेशन वाला था। इसीलिए मैं बोल रही थी दोनों याद कर लेना, क्योंकि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट जो है वो है आइडेंटिफिकेशन मेंथॉल का। तो मेंथॉल का आइडेंटिफिकेशन हम दो प्रोसीजर से कर सकते हैं या दो केमिकल टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सैंपल है, जो भी हमने यहाँ पर अभी ये बनाया है एसीटोन के साथ रिक्रिस्टलाइज करके, जो भी मेंथॉल आया हमारे पास, यानी जो भी मेंथा ऑयल आया उसको लेंगे और इसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाल देंगे 5 ml, ठीक है। इसको फिर हीट करेंगे वाटर बाथ के अंदर तो ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। अभी भी ये कंफर्म आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं होता है, हम 10 मिनट तक वेट करेंगे। अगर ये ब्लू कलर येलो कलर में कन्वर्ट हो जाए तो हम समझ लेंगे पक्का ये मेंथॉल ही है। जो सेकंड केमिकल टेस्ट है उसमें क्या होता है, 10 mg मेंथॉल के क्रिस्टल लेंगे और उनको 4 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व करा लेंगे। यहाँ पर वेनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ और ड्रॉप्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो येलो कलर आ जाता है। तो देखिए फाइनली आपको दोनों के अंदर ही ना येलो कलर बनाना है, ठीक है। इतना ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं, यहाँ पर भी एसिड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी एसिड ही यूज कर रहे हैं, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं याद करने में, ऐसे याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे एनालिसिस मेंथॉल का। तो जो इसका एनालिसिस है वो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं टीएलसी के थ्रू। यहाँ पे चाहो तो ऐसे करके लिख भी लीजिएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सैंपल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, 1 mg मेंथॉल लेंगे और उसको 1 ml ही मिथनॉल के अंदर कर लेंगे डिसॉल्व। स्टैंडर्ड सैंपल कौन सा लेंगे, तो स्टैंडर्ड सैंपल में भी यहाँ पे ये थोड़ा कट गया है, इसको ना ये कैसे भी वो हो गया है, कट हो गया है इसमें। यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के अंदर भी हम सेम ही करते हैं, 1 mg स्टैंडर्ड मेंथॉल लेंगे, ऐसे करके लिख लीजिएगा। स्टैंडर्ड मेंथॉल लेंगे और स्टैंडर्ड मेंथॉल को डिसॉल्व करा लेंगे, सेम जैसे ऊपर वाले में लिख रहा है वही लिखना है आपको। बस यहाँ पर मेंथॉल से पहले क्या लिख देना, स्टैंडर्ड लिख देना, बस इतनी सी चीज लिख देना। को डिसॉल्व करेंगे इन 1 ml ऑफ मिथनॉल, सेम लिखना है जो ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, ये इतना पूरा सेम लिखना है, मेंथॉल से पहले बस स्टैंडर्ड लिखना है। इसके बाद में स्टेशनरी फेज क्या यूज करेंगे, तो देखो टीएलसी में हम हमेशा कौन सा यूज करते हैं, स्टेशनरी फेज सिलिका जेल जी यूज करते हैं। मोबाइल फेज की बात करेंगे अगर तो प्योर क्लोरोफॉर्म इसमें यूज करेंगे मोबाइल फेज। डिटेक्टिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, तो डिटेक्टिंग एजेंट यूज करते हैं 1% वेनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट। इसके बाद में ये सारी चीजें करने के बाद में प्लेट को रन कराने के बाद में हमें उस प्लेट को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए हीट कर देना है। और उसके बाद में हमें चेक करनी है आरएफ वैल्यू। जो आरएफ वैल्यू है वो 0.48 से 0.62 आ जाएगी। देखिए जब भी आरएफ वैल्यू लिखना तो ध्यान रखना हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है आरएफ वैल्यू। ये भी देखोगे ये 0.48 है, ये 0.62 है, ठीक है। तो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लिखनी है, इससे ऊपर नीचे मत लिखना, गलत हो जाएगा पूरा बिल्कुल। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यूज क्या क्या होते हैं मेंथॉल के,
तो मेंथॉल को हम यूज करते हैं एज कूलिंग एजेंट, मेंथॉल को हम यूज करते हैं एज फ्लेवरिंग एजेंट, मेंथॉल यूज होता है कार्मिनेटिव की तरह, एंटी स्पाज्मोटिक की तरह और एंटी प्रूराइटिक की तरह। ठीक, तो ये आज का जो वीडियो था वो यहीं पर ही फिनिश होता है। अब बचता है सेक्शन सी 2019-20 वाले पेपर का। ये जो सेक्शन सी है इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 2-2 क्वेश्चन का एक वीडियो बना लेंगे, तो 3 या 4 वीडियो में जो सेक्शन सी है वो भी फिनिश हो जाएगा। एंड लास्टली, थैंक यू।